नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत विषय। और इस संस्कृत विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र। और ये जो साहित्य शास्त्र का प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, इस साहित्य शास्त्र के प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं मम्मट विरचित काव्य प्रकाश। देखिए, दूसरा उल्लास पढ़ रहे हैं हम। कर लो आप, झाल लो, कर लो। अरे मैं कालम को भाई आपसे लड़ाई करके। देखिए विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश, और काव्य प्रकाश में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं दूसरा उल्लास। अब ये जो दूसरा उल्लास है, दूसरे उल्लास में क्या है, हम पढ़ रहे थे जो वाचक शब्द होता है उसके विषय में। और जो वाचक शब्द होता है विद्यार्थियों, वह कैसा होता है? वाचक शब्द ऐसा होता है जिससे वाच्यार्थ निकलता है। और हमने पढ़ा था कि साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचक। अब देखिए कि जो संकेतित अर्थ है उसका ग्रहण हमको कहाँ करना चाहिए। तो संकेतित अर्थ का जहाँ हमको ग्रहण करना है उसके बारे में विद्यार्थियों कहा गया है। देखिए क्या कहते हैं संकेतित अर्थ के विषय में। देखिए, संकेतितस् चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेवा संकेतितस् चतुर्भेदो जाति आदि जातिरेवा, कि जो संकेत का ग्रहण है वह चार में करना चाहिए, जाति आदि जातिरेवा। तो देखिए, जाति आदि से तात्पर्य है जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। क्या कहते हैं कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि भैया जो संकेत का ग्रहण करना है आपको, वह संकेत का ग्रहण कहाँ करना चाहिए? या तो जाति आदि में। जाति आदि से तात्पर्य क्या होता है? जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा, इनमें संकेत का ग्रहण करना चाहिए, या फिर जाति रेवा, या फिर जाति में ही करना चाहिए। तो ये संकेत ग्रहण के विषय में विचार थे विद्यार्थियों। अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं इसको तो आप पढ़ लेंगे, इसमें डिटेल दी हुई है, काफ़ी डिटेल है। और अब देखिए हम पढ़ते हैं अभिधा शब्द शक्ति के विषय में। और ये जो अभिधा शब्द शक्ति है वह मुख्य शब्द से संबंधित, मुख्य अर्थ से संबंधित। देखिए, स मुख्यो अर्थस तत्र मुख्यो व्यापारो। क्या कहते हैं? स मुख्यो अर्थस तत्र, क्या कहते हैं? स मुख्यो अर्थस तत्र मुख्यो व्यापारो, तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य मुख्यो व्यापारो अस्याविधोच्यते। देखिए क्या कहते हैं
कि स मुख्य अर्थ के वह तो मुख्य अर्थ होता है। कौन सा मुख्य अर्थ होता है? जो साक्षात संकेतित अर्थ है वह तो होता है मुख्य अर्थ। तो क्या कहा? स मुख्य अर्थ के वह तो मुख्य अर्थ होता है। तत् मुख्य अर्थ तत्र मुख्यो व्यापारो, और वहां पर जो मुख्य व्यापार होता है अस्य अविधोच्यते, उसको अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। अविधा कौन सी होती है? कि जहां साक्षात संकेतित अर्थ होता है और उसका जो व्यापार होता है उसी को क्या कहते हैं? हम अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मैं कोई पशु देखता हूं, मैं कहता हूं गधा चर रहा है, तो मुझे पता है, साक्षात रूप से मुझे पता है कि वह जो पशु है वह चारा खा रहा है। तो ये सब क्या होगा? ये जो चारा खाना है पशु का, ये कहलाएगा आपका विद्यार्थियों मुख्य अर्थ। तो क्या कहा? साक्षात संकेतित अर्थ के स मुख्यो अर्थ तत्र मुख्यो व्यापारो से अविधोच्यते, के वह मुख्य अर्थ होता है और जहाँ मुख्य व्यापार होता है उसी को अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जहाँ मुख्य अर्थ होता है और जहाँ अर्थ का मुख्य व्यापार होता है उसी को क्या कहते हैं? अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखिए लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी विद्यार्थियों? लक्षणा शब्द शक्ति। और ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है विद्यार्थियों, इसमें क्या कहते हैं? कार्य का है मुख्यार्थ बाधे तद्योगी। क्या कहते हैं? मुख्यार्थ बाधे तद्योगी रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते अन्यो अर्थो लक्ष्यते अन्यो अर्थो लक्ष्यते यतसा लक्षणारोपिता क्रिया यतसा लक्षणारोपिता क्रिया। देखिए विद्यार्थियों कि क्या कहते हैं जो आचार्य मम्मट हैं कि मुख्यार्थ बाधे, क्या कहते हैं? मुख्यार्थ बाधे अर्थात मुख्य अर्थ का बाध होने पर, तद्योगे और मुख्य अर्थ से संबंध होने पर, रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, या तो रूढ़िते या प्रयोजन से, अन्यो अर्थो लक्ष्यते, अन्य अर्थ ज्ञात होता है, यतसा लक्षणा आरोपिता क्रिया, वह लक्षणा आरोपित क्रिया होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आरोपित शब्द शक्ति किसको कहा जाता है, तो विद्यार्थियों आप ध्यान रखेंगे आरोपित शब्द शक्ति किसको कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति को कहते हैं। तो क्या कहा? देखिए मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ का बाध होने पर, तद्योगे उस मुख्य अर्थ से संबंध होने पर, रूढ़ितो या फिर रूढ़ी होगी, अत प्रयोजनात् या फिर प्रयोजन होगा, अन्यो अर्थो लक्ष्यते जहां पर दूसरा अर्थ लक्षित होता है, जहां दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। क्या कहा? अन्यो अर्थो लक्ष्यते जहां पर दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। यतसा लक्षणा आरोपिता क्रिया, उसे क्या कहते हैं? लक्षणा आरोपित क्रिया कहते हैं।
क्या कहेंगे विद्यार्थियों? उसको कहते हैं लक्षणा आरोपित क्रिया। देखिए जैसे क्या कहते हैं, उदाहरण है, देखो रूढ़ि है। जब आप रूढ़ि पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कर्मणि कुशलः। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कर्मणि कुशलः, कि जो व्यक्ति पहले कर्म करने में कुशल होता था, तो जो व्यक्ति पहले कर्म करने में कुशल होता था उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कुशल कहते थे। और जो व्यक्ति कर्म करने में कुशल होता था उसको कुशल कहते थे। और इसको विद्यार्थियों लिख लेना एक बार। अब क्या कहते हैं? कर्मणि कुशलः, के कर्म में कुशल है। तो क्या कहा? कर्मणि कुशलः इत्यादौ, कि कर्मणि कुशलः इत्यादि जो उदाहरण है, दर्भ ग्रहण आदि अयोगात, कि उसमें दर्भ ग्रहण आदि का अयोग पाया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के समय में हम उसी को कहें कुशल जो लकड़ियां लाता है। पहले तो क्या होता था कि जो लकड़ियां लेकर के आता था उसी को क्या कहते थे? कुशल कहते थे। लेकिन आजकल क्या है, जो लकड़ियां लेकर के नहीं आ रहा है उसको भी क्या कहते हैं? कुशल कहते हैं। तो पहला मुख्य जो उदाहरण हुआ रूढ़ि का, वह रूढ़ि क्या हुई? देखिए कर्मणि कुशलः। अब क्या है कि पहले जो कर्म में कुशल है, तो कुशल किसको कहते थे? मुख्य अर्थता जो ईंधन आदि तोड़ के लाते थे विद्यार्थी, तो वे कुशलता पूर्वक लाते थे, चतुराई से लाते थे, तो उसको क्या कहते थे? गुरु उनके कुशल कहते थे। और अब क्या है, कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर कुशलता से कर देता है, चतुराई से कर देता है, तो उसी को कुशल कहते हैं। तो मुख्य अर्थ तो क्या था? कुशलाना। तो मुख्य अर्थ बाधे, मुख्य अर्थ का बाद हो गया। तदयोगे, तदयोगे क्यों कहते हैं? क्योंकि चतुराई से तो संबंध है, और रूढ़ि, ये रूढ़ि है, ये रूढ़ि प्रसिद्ध हो गई है, ये बात प्रसिद्ध हो गई है कि कुशल किसको कहते हैं? जो व्यक्ति कोई चतुराई से कार्य कर देता है उसी को क्या कह देते हैं? कुशल कह देते हैं। और देखिए गंगायाम घोष इत्यादौ च, गंगा आदि नाम घोष आधारत्व असंभवात। दूसरा उदाहरण है विद्यार्थियों गंगायाम घोषः। क्या कहते हैं? गंगायाम घोषः। गंगा में घोषियों की बस्ती है। क्या कहते हैं? गंगायाम घोषः, गंगा में घोषियों की बस्ती है। और गंगा में घोषियों की बस्ती है, तो गंगा का तात्पर्य होता है बहती हुई गंगा की धारा। तो गंगा की बहती हुई धारा में तो विद्यार्थियों घोषियों की बस्ती हो नहीं सकती है। तो क्या कहते हैं? गंगायाम घोषः, तो जो आधार नहीं हो सकता, तो फिर क्या कहते हैं? मुख्यार्थ बाधे, इस मुख्य अर्थ का बाद हो जाता है। किस मुख्य अर्थ का? जो गंगा की बहती हुई धारा है उस मुख्य अर्थ का बाद हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं? देखिए जब बाद हो जाता है और फिर क्या कहते हैं? विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे, जो विवेचक हैं और रूढ़ितः प्रसिद्धे, रूढ़ि से प्रसिद्ध होने पर, तथा गंगा तटे घोष इत्यादि प्रयोगात। अगर हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि गंगा के तट पर घोषियों की बस्ती है, अगर हम इसको ऐसे कहते हैं तो इससे जिस चीज की प्रतीति नहीं होगी, प्रयोगात ये साम्न प्रतिपत्ति तेषां पावनत्वादीनां धर्माणाम, के उन पावनत्वादि धर्मों का, तथा प्रतिपादनात्मनः, उनका उसी प्रकार से प्रतिपादन करने वाली, प्रयोजनाच्च, प्रयोजन से, मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते, मुख्य से अमुख्य अर्थ की प्रतीति होती है, यस्य आरोपितः, और जो अर्थ कैसा होता है विद्यार्थियों? आरोपित होता है।
और शब्द व्यापार आरोपित शब्द व्यापार होता है, और शांतरार्थ निष्ठो लक्षणा, उसी को क्या कहते हैं, शांतरार्थ निष्ठ लक्षणा कहा जाता है। क्या कहा कि जो व्यापार ऐसा होता है जो मुख्य नहीं होता है, कैसा होता है, आरोपित व्यापार होता है, और जो आरोपित व्यापार होता है उसी को क्या कहते हैं हम, शांतरार्थ निष्ठ लक्षणा कहा जाता है। कैसे विद्यार्थियों, जैसे आप क्या करते हैं, देखो रूढ़ी का उदाहरण ये लिया था हमने, मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, लाल टोपी आ रही है, तो पहले क्या है, पुलिस लाल टोपी पहनती थी, तो इसलिए उसको देख करके हम उसमें मुख्य अर्थ तो लाल टोपी है, लेकिन मुख्य अर्थ लाल टोपी में नहीं करते हम, किस में ग्रहण कर लेते हैं, पुलिस में। तो मुख्य अर्थ का बाद हो गया, लेकिन लाल टोपी पहन रखी है, इसलिए क्या है, मुख्य अर्थ से संबंध भी हो गया। अब जब मुख्य अर्थ से संबंध हो जाता है विद्यार्थियों, तब क्या होता है, देखिए कि फिर आप कहते हैं या तो रूढ़ी होगी, यानी कोई चीज प्रसिद्ध हो जाए। जैसे आप बाजार जाते हैं और बाजार में जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, एक रिक्शा दिखाई देगा, तो आप क्या करेंगे, अरे रिक्शा, तो रिक्शा वाला रिक्शा लेकर के चला आता है, तो रिक्शे वाले ने क्या सुना, रिक्शा, तो मुख्य अर्थ तो क्या था, रिक्शा, तो रिक्शा तो अपने आप आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि रिक्शा तो निर्जीव है, अचेतन है। तो जो रिक्शा चालक है वह रिक्शा लेकर के आपके पास उपस्थित हो जाता है और आपसे पूछता है आपको कहाँ जाना है, और आपको गंतव्य पर पहुंचा देता है जहां पर आपको जाना है। तो मुख्य अर्थ से संबंध भी है। अब रूढ़ी है, रूढ़ी कैसे है, क्योंकि ये बात प्रसिद्ध हो गई है, हम ऑटो कहेंगे तो ऑटो वाला ऑटो लेके आ जाएगा, हम कहेंगे टैक्सी तो टैक्सी वाला टैक्सी लेके आएगा, तो ये चीज क्या हो गई है, प्रसिद्ध हो गई है। इसी प्रकार से दूसरा जो उदाहरण है वो प्रयोजन का है। जैसे आपने पढ़ा गंगायाम घोषा, ये जो गंगायाम घोष है इसका तात्पर्य क्या होता है, गंगा की बहती हुई धारा में आभीर पल्ली है, घोषियों की बस्ती है। घोषियों की बस्ती किसको बोलते हैं, जो छोटी छोटी नाव चलाते हैं नदियों में, तो वे रहते हैं, तो वहाँ बस्ती तो हो नहीं सकती। लेकिन क्या कहते हैं ये, कि अगर हम यूं कहें, इस बात को इस तरीके से कहा जाए कि गंगा तटे घोषा, कि गंगा के किनारे पर घोषियों की बस्ती है। अगर इस बात को ऐसे कहते हैं तो क्या होगा कि जो जिस चीज को हम बताना चाह रहे हैं, शीतल गंगा की जो शीतलता पावनता आदि है, उसको जो हम बताना चाह रहे हैं उसकी प्रतीति उस वाक्य से नहीं होगी। किस वाक्य से नहीं होगी, उस वाक्य से कि गंगा तटे घोषः, कि गंगा के तट पर घोषियों की बस्ती है। अगर हम इस बात को इस तरीके से कहते हैं तो उससे उस चीज की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले शांतरार्थनिष्ठ शब्द शक्ति कौन सी है, तो लक्षणा है। आरोपित शब्द शक्ति कौन सी है, तो लक्षणा है। और लक्षणा के तीन हेतु होते हैं, एक तो रूढ़ि, दूसरा प्रयोजन, और तीसरा एक मुख्य अर्थवाद, दूसरा मुख्य अर्थ से संबंध, और तीसरा रूढ़ि अथवा प्रयोजन। अब इसके बाद क्या है विद्यार्थियों, जैसे आपने साहित्य दर्पण पढ़ी होगी, तो जो साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति के 80 भेद किए हैं, और 80 भेद किए हैं, किंतु ये जो हमारे आचार्य मम्मट हैं इन्होंने लक्षणा के 6 भेद किए हैं विद्यार्थियों। कितने भेद किए हैं, 6। और कहा है लक्षणा तेन षड्विधा, कि वह जो लक्षणा है वह कितने प्रकार की हो जाती है, 6 प्रकार की हो जाती है। तो उसके भेदों को विद्यार्थियों हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।